नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर के प्रश्नों के आधार पर बनाया गया है। तो इस क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और अब की बार का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही आसान आएगा। बच्चा पार्टी, आप लोग घबराओ नहीं, बस आप लोग इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्नों को मैंने इसमें कवर किया है। तो अच्छे से क्लास को देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो बच्चों आप लोग आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है, तो 7 होती है। अगर बच्चों आपसे पूछे ब्रेबेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तब आप लोग 14 लगाओगे, और अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालक कितने होते हैं, तब आप 3 लगाओगे। जितना मैं अलग से बताऊंगा उसको भी याद करते हुए चलिएगा। अगर मैंने ये बताया कि 100 ऑब्जेक्टिव है, अगर अलग से बताए हुए चीजों को याद करोगे तो कम से कम आप 200 प्लस ऑब्जेक्टिव को बना पाओगे। इसलिए बच्चा पार्टी इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और आपको बताना है कि रवादार ठोस कौन सा है। रवादार ठोस कहने का अर्थ है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया है, हीरा है, कांच है, रबर है। यहाँ पे इनमें से सभी लगा दिए तो फिर भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि कांच और रबर जो है ना ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो याद रखिएगा, हीरा ही एक ऐसा ठोस है जो कि रवादार, जिसे आप क्रिस्टलीय ठोस कहते हो। बच्चों, जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे ही तो हम लोग रवादार ठोस कहते हैं, और जिनकी नहीं होती है वो क्या होता है? वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि एचसीपी संरचना में पैकिंग का प्रभाज कितना होता है। एचसीपी के संरचना में पूछा गया 0.74 होता है, राइट आंसर बी होगा। और अगर इसी को परसेंट में पूछेगा तो बच्चा पार्टी क्या बताओगे? 74% होता है। ओके बच्चों, ये याद रख के चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, ये रहा। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है। बच्चों, यहां से मैं प्रश्न ये बता सकता हूं आपको, एक पूछता है एससीसी में, दूसरा पूछता है बीसीसी में, तीसरा पूछता है कौन सा बच्चा पार्टी? एफसीसी में। देखो पहले क्या पूछेगा कि इसमें परमाणु कितने होते हैं, तो एससी में 1 होते हैं, बीसीसी में 2 परमाणु होते हैं और एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं। बच्चों, क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से आप बहुत सारा प्रश्न ऐसा होगा जो बना पाओगे और एग्जाम में डायरेक्ट यहां से पूछा जाएगा। ओके, देखो आपसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा एससीसी में क्या समन्वय संख्या कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। बच्चा पार्टी एक बार बता के चलो। 2 नहीं सर, ये 6 होता है। उसके बाद बीसीसी में समन्वय संख्या 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। उसके बाद बच्चा पार्टी ऐसा पूछेगा आपसे कि एससीसी में भरा हुआ कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एससीसी में पूछे तो 52% क्या होता है? 52 पॉइंट कुछ परसेंट, ऐसे 4% जो होता है वो भरा हुआ होता है, और इसमें से घटाओगे तो खाली कितना? 47.6% आप कह दोगे कि ये सर खाली होता है। उसके बाद बच्चों बीसीसी की बात करें, बीसीसी में जो भरा हुआ होता है वो 68% होता है, तो खाली कितना होगा सर? खाली 32% हो जाएगा। देखो अगर एफसीसी की बात करें तो भरा हुआ 74% होता है और खाली होता है कितना? 26%। बच्चों ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा। यहां से देखो कितना ऑब्जेक्टिव बन गया, 1 2 3 4 5 6, कम से कम बताए यहां से 10 ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और यहां से 1 2 प्रश्न हर एक बार आता है, इसलिए आपको याद रखना है। बीसीसी में पूछा है खाली जगह, तो लो यहाँ पे बीसीसी है और ये खाली जगह है, तो 32% लगाओगे ना बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी,
और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, जितने भी बच्चे 30 दिन पर के 90 प्लस नंबर लाने वाला, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप 90 प्लस नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये नोट्स हर एक साल के बच्चे को दिया जाता है। अब की बार के लिए आपके लिए बनाया गया, मात्र आप इस नोट्स को 30 दिन पर होगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90 प्लस की हम गारंटी लेते हैं। 90 प्लस नंबर बच्चा पार्टी याद रहे, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको ये नोट्स हमारे द्वारा दिया जाएगा और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। और बच्चों ये फिजिक्स, केमिस्ट्री के इस नोट्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यहां से हर एक बार प्रश्न बन जाते हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो नहीं छूटेगा, क्योंकि हम मात्र आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 200 ऑब्जेक्टिव देंगे, और इतना आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। बच्चों जितने भी बच्चे लगता है कि सर कुछ नहीं पढ़े या फिर पढ़े हैं, ऐसा लगता है कि क्या आएगा नहीं आएगा, तो इस नोट्स को एक बार जरूर पढ़िएगा। ओके बच्चों, चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल आपके सामने, और जितने बच्चे ले चुके हो उसे एकदम भैया पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको दिया है। देखो किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में बच्चों? तो वो होता है आर्थोरोम्बिक में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, लो अभी जस्ट हमने ऊपर बताया और आप यहां पे आंसर लगाओगे। यहां पे देखो ना, बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी में पूछा गया बच्चों। हमने क्या बताया? परमाणु संख्या कितने होते हैं? परमाणु संख्या इसमें 2 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। उसके बाद भरा हुआ 68% होता है। खाली कितना होता है? 32% होता है। यहां पे पूछा है परमाणुओं की संख्या क्या? बीसीसी में तो भैया ए लगा दो ना। 6 नंबर सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो आप 8 लगा देते, भरा हुआ पूछता तो 68%, खाली तो 32%, जो कि आपने बनाया है। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष को प्रदर्शित करता है? AgBr होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड है। 7 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल है। Na2O में Na और Na प्लस और O2 आयन जो है, ये क्या, इसकी समन्वय संख्या क्या होती है? Na प्लस का हमारा 4 होगा, O2 का कितना? 8 होता है। 4 8 हो जाएगा ना। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये है कि विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है? बच्चों जल्दी से बता दो, विलयन का जो हिमांक होता है शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या हो जाता है? वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। 9 का ऑप्शन नंबर ए। एक एक प्रश्न को आप पढ़ते चलो, आंसर को लगाते हुए चलो। हाँ भैया लाल टी शर्ट, आप बातचीत नहीं करो। जितने बच्चे देख रहे हो ना, आप लोग क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों यहां से प्रश्न बहुत सारा पूछा जाएगा। देखो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा नहीं है? अगर नहीं है पूछा गया तो वो प्रकाशीय क्रियाशीलता होगा, क्योंकि हमने बताया है। देखो 2 नंबर में आएगा ये कि अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और उदाहरण 4 लिखना है। कौन सा? हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब, और एक होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये 4 लिख दोगे, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। एक भी नंबर नहीं कटने वाला है बच्चों। चलो 11 नंबर सवाल है, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है? किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन बच्चों सांद्रण के समानुपाती होता है। 11 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं, जस्ट हमने बताया, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर बच्चों? केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। 12 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। 4 एग्जाम्पल बताया, वो तो भूलना नहीं है आपको। समुद्र जल का प्रसरणी दाब लगभग 30 एटीएम होता है बच्चों, 30 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या लगाओ बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। 14 नंबर सवाल है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होता है। ओके, शुद्ध जल का 7 होता है। चलो अगला बता के चलो, CaNO3 और यहाँ पे होल 2 लगा, इसका वांट ऑफ गुणांक पूछा गया। Ca कितना है? 1 है, प्लस में NO3 कितना है? 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका वांट ऑफ फैक्टर जितना अधिक होगा उसका हिमांक का अवनमन
अपघटन भी उतना अधिक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा। जल्दी से बच्चा पार्टी याद करते हुए चलना है, ये अवकरण मुक्त होता है, ये जानते हो ना, एग्जाम का प्रश्न है, फेवरेट क्वेश्चन। अच्छा, अगर यहाँ पे कैथोड पूछा है तो एनोड पर क्या मुक्त होता है बच्चा पार्टी, एक बार देखना चाहते हैं कि बच्चे क्या लगाते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ये बात आपको याद रखना है। कैथोड पर भैया सोडियम धातु, एनोड पर क्लोरीन गैस, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। देखो, विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व घट जाता है। 18 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई होती है। विशिष्ट चालकत्व की बच्चा पार्टी क्या इकाई होती है? आप लगाओगे सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अब बोलोगे सर कैसे निकाल दिए, ये भी बता दो। आपने पढ़ा होगा के बराबर क्या होता है, के बराबर 1/r इंटू में L/A फॉर्मूला होता है। ये कप्पा है बच्चों, कप्पा के है। अब यहां से निकाल लो, देखो 1 है तो 1 लिख दो, r का मात्रक ओम होता है सर, ओम लिख देते हैं। उसके बाद इंटू है तो इंटू लगा दो, लंबाई का आप सेंटीमीटर ले लो और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा दो तो बचा कौन सा, 1/ओम इंटू में 1/सेंटीमीटर, तो इसको ऊपर भेज दो तो ओम ऊपर जाएगा तो इसमें इनवर्स लगेगा और ये भी ऊपर जाएगा तो इसमें भी इनवर्स लगेगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आप याद रखिएगा वो होता है ओम मीटर, ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि 96,500 कूलम, भैया देख रहे हो अब की बार भैया आपको कैसे भी करके केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव को सब सही करना है। और जितने बच्चे वो नोट्स पढ़ रहे हो तो फिर मैं कहूंगा ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अगर चाहते हो कि समझ समझ के याद करे तो आप यहां भी कर सकते हो क्लास, लेकिन वो काफी है। मैंने जो 200 ऑब्जेक्टिव दिया है उसी से रिलेटेड आ जाएगा बच्चों, वो 200 में ही बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है, बस आप उसे रट जाओ कैसे भी करके। यहां पे ये बताओ 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करता है? 31.76 ग्राम तांबा को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि धातुई पदार्थों में चालकता का कारण क्या है? धातुई पदार्थों में चालकता का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, वैद्युत अपघट्यों में चालकता का कारण पूछे तब आप आयन लगा के आइएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। आप हमें ये बता दो मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, जल्दी से बताओ। मरकरी सेल का कितना होता है? वो होता है 1.35 वोल्ट, ये भी याद रखते हुए चलिएगा। ओके चलो 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी सेल का बात हुआ है तो लेट संचायक सेल लगाओगे, जिसे पुनः यूज करते हैं उसे फिर चार्ज करके यूज करते हैं, वही द्वितीयक सेल होता है। चलो ये रहा, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बच्चों? धनात्मक होना चाहिए। 24 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। और 25 नंबर सवाल है, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा बच्चा पार्टी अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। 25 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रख के चलिएगा, आप लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे और एक एक प्रश्न मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना, एकदम रट लेना है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु किस पर निर्भर नहीं करता है? अच्छा ये बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? प्रथम कोटि के लिए आपसे मैंने पूछा है, प्रथम कोटि के लिए स्थिरांक पूछेगा तो क्या लगाओगे? सेकेंड इनवर्स होता है। अच्छा इसके लिए अर्धायु कितना होता है? 0.693/K होता है। ये दोनों तो याद रखना पड़ेगा आपको, तो कहीं भी भैया इसमें सांद्रता नहीं है। अगर मैं शून्य कोटि की बात करूं बच्चों, क्या अगर मैं शून्य कोटि की बात करूं तो इसका जो स्थिरांक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसका जो हाफ लाइफ होता है ना वो A/, क्या होता है? 2K होता है। तो ये भी याद रखना है, इसमें सांद्रता लगा हुआ है बच्चों, लेकिन इसमें कहीं भी सांद्रता नहीं है। तो ये प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर क्या बच्चों निर्भर करता नहीं करता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये
सांद्रण पर कभी निर्भर नहीं करता प्रथम कोटि के लिए। चलो अगला नंबर सवाल है, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपके सामने, और जस्ट मैंने ऊपर ही बताया आपको, यहाँ पे गलती नहीं करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693/K होता है। 28 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि अणुकता का अधिकतम मान कितना होता है? अणुकता बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता के चलो। अणुकता एक सैद्धांतिक मान होता है, अगर जिसके लिए अणुकता का मान 1 है वो एक आणविक होता है, 2 हो द्विआण्विक होता है। आप हमें ये बता के चलो कि अणुकता का अधिकतम मान होता कितना है? तो सर 3 होता है। अणुकता का अधिकतम मान 3 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, अगर पूछे अभिक्रिया की कोटि कैसा मान है तो वो प्रायोगिक है, जबकि अणुकता एक सैद्धांतिक मान है। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी किलो जूल पर मोल में। देखो अगर भौतिक के लिए बात हो तो वो कितना होता है? 20 से लेके कितना 40 होता है, ये भौतिक है बच्चों। लेकिन रासायनिक अधिशोषण तो 40 से 400 होता है। कितना होता है? 40 से 400। 30 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी बता के चलोगे। देखो रासायनिक अधिशोषण में बच्चों ये एक परत होते हैं, ये याद रखिएगा। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये भी बात आपके याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। अगर भौतिक अधिशोषण की बात हो तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल में ये उष्मा मुक्त होता है। उसके बाद ये क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। ये बहुआण्विक स्तर बनाते हैं, तो ये भी आप याद रखते चल सकते हो। चलो 31 नंबर सवाल है कि भौतिक अधिशोषण क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया कि भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक स्तर बनते हैं। बहुआण्विक कहां है भैया? ये तो द्विआण्विक है, यहाँ पे बहुआण्विक स्तर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का क्या लगा रहे हैं बच्चों? ऑप्शन डी आपका सही है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। लायोफिलिक कोलाइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? लायोफिलिक कोलाइड के उदाहरण आपको देखो, गोंद याद रखे थे ना पहले, अब याद रखो स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, ये सभी के सभी है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। रिलेटेड प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न लाया है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूध किसका उदाहरण है? दूध एक उदाहरण है इमल्सन का। ये प्रश्न तो भैया एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से ये वाला प्रश्न हर एक बार देखने को मिलता है, और अब की बार के लिए मैं गेस करता हूं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने को। चलो अगला नंबर सवाल है कि फास्फोरस पेंटोक्साइड यानी कि बच्चों आप कह सकते हो P2O5, ये क्या है? ये आपको बताना है। P2O5 एक प्रकार का अवशोषक है। क्या है? अवशोषक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि द्रव से नहीं कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? आवेश होता है। क्या होता है बच्चों? आवेश। और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना सभी बच्चे? एक बार जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बच्चों आपका साथ हमें बहुत जरूरी है, इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, बताओ अब इसका आंसर कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सिफिकेशन के द्वारा, यानी कि इमल्सीकरण के द्वारा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? बच्चों डोलोमाइट जो अयस्क है वो अयस्क है मैग्नीशियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है भाई? मैग्नीशियम का। 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है? यहाँ पे बच्चों ऑक्साइड अयस्क पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? डोलोमाइट है, हेमेटाइट है, जिंकाइट है, या फिर इनमें से सभी? ये सभी के सभी ऑक्साइड अयस्क है। क्या है बच्चों? ऑक्साइड अयस्क। सर डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, हमें बताओगे क्या? डोलोमाइट का CaCO3 होता है। हेमेटाइट का हमने बताया था Fe2O3 होता है। अच्छा जिंकाइट का क्या होता है बच्चों? Zn होता है। क्या? ZnO सब में O लगा हुआ है, तो ये सभी के सभी ऑक्साइड अयस्क है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर S लगा होता, जैसे ZnS की बात करें, ZnS वो हो जाता है, जैसे ZnS हो गया, PbS हो गया, PbS हो गया, उसके बाद HgS हो गया, तो ये सभी सल्फाइड अयस्क हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड है, ये सभी के सभी ऑक्साइड अयस्क हैं बच्चों। चलो
41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क, यहाँ पे लो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया अगर सल्फाइड अयस्क की बात हो तो गैलेना, जस्ट मैंने बताया कि ये PbS आए, जिंक ब्लेड ZnS आए, उसके बाद कॉपर पायराइट CuFeS2S आया ना, ये सभी के सभी क्या है सर, यही तो है सल्फाइड अयस्क। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्यूपराइट का सूत्र क्या होगा। अगर कॉपर पायराइट, बच्चों ये एग्जाम में आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपके सामने आए कॉपर पाइराइट, क्या होगा, कॉपर पाइराइट अगर आ जाए तो क्या होता है, CuFeS2 होता है, लेकिन अगर क्यूपराइट आए तो Cu2O होता है, क्या होता है, Cu2O। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता, सोना। सोना बच्चों ऑप्शन बी होगा, वो नींद वाला सोना नहीं है ये। चलो ये स्पेल्टर कौन सा है, स्पेल्टर एक अशुद्ध जिंक होता है। राइट आंसर आप बी बता के चलोगे। 45 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है। देखो आवर्त सारणी में कौन कौन सा 16 का, ग्रुप 16 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, पहले ये बताओ, एग्जाम में आता है ना, ग्रुप 16 के तत्व को क्या कहते हैं, 15 को क्या कहते हैं, तो 16 वाला को कैल्कोजन कहते हैं। और इसमें कौन कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम और पोलोनियम, यही होता है ना बच्चों, 5 होता है। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा, तो ऑक्सीजन के अलावा बच्चों ये 4 हो सकता है, तो 4 में से कोई खोज लो। सल्फर है क्या, तो सल्फर ही मिल गया, तो राइट आंसर ए लगा दो ना। सोडियम है, सोडियम नहीं है इसमें, ये देखो यहाँ पे मिलाते चलना जी। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। बच्चों रंगीन पूछा गया आपसे, रंगीन कौन होता है, NO2। अगर रंगहीन पूछता तो N2O लगा देते आप। 47 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को, देखो एक वाला को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। अच्छा ग्रुप 2 वाला को क्या कहते हैं, ग्रुप 2 वाला याद रखो आप, ग्रुप 2 वाले को कहते हो क्षारीय भूमिज धातु। अच्छा ग्रुप 18 वाला को क्या कहते हो, ग्रुप 18 वाला को हम लोग अक्रिय गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस सब कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पूछा गया, ए वाला ऑप्शन होगा। अगर अवकारक पूछता आपसे, क्या अगर अवकारक, ऑक्सीकारक की जगह क्या अवकारक रहता तो आप लगाते I2 आयोडीन बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, ये मैंने कई बार आपको बता चुका है। बताओ क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि यह क्या है, यह एक ऑक्सीकारक है बच्चों, क्या है, यह ऑक्सीकारक होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा होता है। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला जो तत्व होता है वो हीलियम होता है बच्चा पार्टी, क्या होगा, हीलियम। ये बता के चलो निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग तलीय होती है। अगर वर्ग तलीय की बात हो बच्चों, क्या अगर वर्ग तलीय की बात हो तो वो XeF4, जिसे आप स्क्वायर प्लेनर कहते हो, याद रखना ये आता है एग्जाम में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है। किसका अस्तित्व नहीं बच्चों, NeF2 का नहीं होता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम मैं बता दूं, शाम के 7 बजे और बच्चों शाम के 8 बजे है, और इधर तो मैंने इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है। देखो Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका विन्यास बच्चों लास्ट में 3D9 होता है, ये याद रख के चलिएगा आप लोग। 55 नंबर सवाल है, निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है बच्चों, आप हमें बता के चलो जल्दी से बच्चों। Fe2+ है, Mn2+ है, Ni2+ है और Cu2+ है, किसमें अधिक होता है, वो हो जाता है हमारा कौन सा, Mn2+ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बच्चों, Mn2+ में होता है, क्योंकि इसमें 5 तक होता है। कितना होता है, 5 होता है, याद रख के चलिएगा Mn2+ में। ओके चलो अच्छा Fe2+ में कितना होता है, Fe2+
में 4 होता है, Cu2+ में कितना होता है बच्चा पार्टी 1 होता है, जो कि मैंने शायद ऊपर में बताया, आपको याद होगा। अच्छा, Na2+ में कितना होता है, एग्जाम में आएगा बच्चों। यहां से देखो एक प्रश्न बनता है, देखो अगर पूछे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe2+ में 4 होता है, Cu2+ में मैंने ऊपर बताया 1 होता है, Ni2+ में 2 होता है और Mn2+ में 5 होता है। ये बात आप याद रखिएगा, अगर सबसे अधिक की बात करें तो इसी में है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि चुंबकीय आघूर्ण का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने पर क्या होता है। चुंबकीय घूर्ण है बच्चों, बताओ जल्दी से। 56 नंबर सवाल का जवाब वो बढ़ जाता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल है कि सभी संक्रमण तत्व कैसे होते हैं। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो हो जाते हैं धातु होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व होना चाहिए। भैया ये तो वही बात हो गया कि किसी का शादी हो रहा है और बारात चल दिए और वहां पे जिनका शादी है वो ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो ये कार्बन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के बारे में हम जान रहे हैं। चलो अगला नंबर सवाल है 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड का लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण एथिलीन डाइएमीन होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। क्लोरोफॉर्म कौन सा होता है बच्चा पार्टी, ट्राई हेलोजन होता है या फिर ट्राइहाइड्रिक होता है। जल्दी से बताओ 60 नंबर सवाल का जवाब, ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, डीडीटी यानी कि बच्चों डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। ये क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। एल्कील हैलाइड का उपयोग एल्केन का निर्माण करता है, एल्कीन का भी करता है और अल्कोहल का, ये सभी के सभी करता है बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब क्या बता के चल रहे हो कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा। आप हमें बता के चलो उष्मा और विद्युत का बच्चा पार्टी अच्छा चालक कौन सा होता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ध्यान रख के चलिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। सामान्य सूत्र यहाँ पे देखो +2 है बच्चों, एल्केन हो जाएगा। +2 है तो क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। सही सी हो जाएगा। अगर ये नहीं होता ऐसे करके ये होता सिर्फ, तो ये हम एल्कीन लगाते, और अगर -2 होता यहाँ पे तो हम एल्काइन लगाते। तो ये सब आपको याद होगा बच्चों, 10th में पढ़े हो ना आप लोग। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई ये है, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता तो ये लगाते, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये लगाते। अभी सिंगल बॉन्ड है तो आप ये सी वाला ऑप्शन लगा दो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल, और बच्चा पार्टी वो जो नोट्स मैंने बताया ना बच्चों, आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद अगर आपको इस प्रदीप भैया पर भरोसा है कि सर उसके बाहर नहीं आएगा, तो ये आप मान लो कि उसके बाहर नहीं आएगा। बस आप लोग पढ़ लो जी, 30 दिन में मात्र खत्म कर पाओगे उस नोट्स को। सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको सभी व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। जितने बच्चे लेना चाहते हो बच्चों, ये 199 चार्ज कोई भरा नहीं होगा, आप लोग जब एग्जाम दे के आओगे। ओके बच्चों, तो कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 1685 नंबर पे, और इस नोट्स को एक बार जरूर पढ़िएगा। देखो फिनोल का सूत्र क्या होता है, C6H5 होता है क्या, OH। अच्छा सर ये कभी कभी स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो भी बता दो। ऐसे करके बेंजीन में जो है ना, ये पहले क्या है ये बताओ, ये बेंजीन है बच्चों, क्या है ये बेंजीन है, लेकिन इसी में OH लगा देता है, और OH जैसे लगा इसका नाम हो जाता है फिनोल बच्चों। याद रख के चलिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है किसमें। हाइड्रोजन बंधन किसमें अधिकतम होगा, ये बता के चलो। एथेनॉल में होता है। किसमें बच्चों, एथिल अल्कोहल में। चलो ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल में कौन उपस्थित रहता है। हमने बताया है ये है प्राइमरी अल्कोहल, करेक्ट आंसर ये होगा। ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है, आपको ध्यान रख के चलना है। ओके चलो
अगला नंबर सवाल आपके सामने 100 तक जाना है बच्चों। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? क्या बनता है इसको गर्म करने पर बच्चों? ये बन जाता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि कार्बोनिल समूह जो है ये दिया गया, इसमें कार्बन का संकरण sp2 होता है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है बच्चों, इसको याद रख के चलिएगा आप लोग। ये बताओ आप लोग कि अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो कौन सा होता है? जल्दी से बता के चलो। 73 नंबर सवाल आपके सामने। आपने बताया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियाशील मूलक कितना होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में पूछा गया, ये हो जाएगा, ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन का और ये अल्कोहल का है बच्चों। नेक्स्ट बता के चलो फॉर्मिक अम्ल में होता है, क्या होता है, कौन सा गुण होता है, ये पूछा गया है। फॉर्मिक अम्ल में अवकारक गुण होता है बच्चों, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होता है इसमें। चलो ये बताओ कि एमीन किसके व्युत्पन्न है? अमोनिया के। एमीन किससे बनता है बच्चों? अमोनिया से तो बनेगा। अमोनिया का सूत्र आपने पढ़ा होगा, NH3 होता है, इसी से तो एमीन बनता है। 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सभी यहीं से बनता है। ओके चलो अगला बता के चलो कि मनुष्य की अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है? ये मत समझना कि बायोलॉजी है सर, ये केमिस्ट्री है। बता के चलो आप लोग जल्दी से, कौन सा होगा 77 का? वो हो जाता है इंसुलिन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। ये तो बड़ा आसान है जी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। ऐसे विटामिन सी का जो केमिकल नाम है बच्चों वो क्या है? वो हो जाता है सर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड आप याद रखोगे। उसके बाद आप इसकी कमी से रोग भी याद रख लो, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। इसका मुख्य स्रोत पूछे ना बच्चों, वो नींबू तथा संतरा होता है। क्या वो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर सवाल है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में बच्चों एनोड जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसमें एस्टर बॉन्ड होता है? अगर एस्टर बॉन्ड की बात हो, एस्टर बॉन्ड टेरिलीन में होता है। चलो 82 नंबर सवाल को देखते हैं। प्राकृतिक बहुलक कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया सेलुलोज होगा। प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज होगा, क्योंकि प्राकृतिक बहुलक में रबर आते हैं, प्रोटीन आते हैं। ऐसा नहीं कि नायलॉन बेकेलाइट लगा दिए। ये कौन सा बहुलक है जानते हो? ये संश्लेषित बहुलक है बच्चों। ये बहुलक दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित। प्राकृतिक वाला में सेलुलोज आए, रबर आए बच्चों, प्रोटीन आ जाए, ये सभी प्राकृतिक है। और नीचे ये नायलॉन बेकेलाइट, ये कौन सा है? ये संश्लेषित है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन सा है? मेथिल रबर है। ऑप्शन ए बता रहे हो आप लोग। 84 नंबर सवाल है कि संघनन बहुलीकरण का उत्पाद कौन सा होगा? वो बता के चलो आप लोग। वो हो जाता हमारा नायलॉन 66। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके भैया चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि ऊन एक रेशा है। ऊन भैया प्राकृतिक रेशा है। ऊन क्या है? प्राकृतिक रेशा है। और अगर टेरिलीन आए तो वो संश्लेषित होता है। ओके बच्चों चलो ये निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? यहाँ पे बच्चों पॉलीएमाइड पूछा गया, बता के चलो। अगर पॉलीएमाइड है तो वो नायलॉन 66 होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये बताओ विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन की खोज फंक साहब ने किया था। विटामिन की खोज फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। आपको याद रखना है बच्चों। 88 नंबर सवाल है, फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रक्टोस। फ से फलों की याद रखना और फ से फ्रक्टोस याद रखना। ये तो आसान है सर। चलो अगला नंबर सवाल है कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या होगा बच्चों बताओ एक बार। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज तो है हेक्सोज। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि C6H12O6 यही तो ग्लूकोज है। और अगर ये 6 लगा हुआ है तो ये हेक्सा हो जाता है, हेक्सोज हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल है कि स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज। ओके बच्चों अगला बता के चलो। 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है? कीटोहेक्सोज बच्चा पार्टी बता के चलो। कीटोहेक्सोज का नाम बताओ। फ्रक्टोस होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चों बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट होता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। ओके बच्चा पार्टी चलो ये बताओ
बताओ कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है। अगर संक्रमण तत्व का युग्म है, संक्रमण तत्व का युग्म है तो वो होगा कॉपर प्लस लोहा। कौन सा बच्चों? कॉपर प्लस में लोहा, जो कि FD ब्लॉक का तत्व होता है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। अगर निश्चेतक का उपयोग बच्चों क्लोरोफॉर्म का होता है, ये आपको पता होगा। चलो 95 नंबर सवाल है कि एंटासिड मूलतः कैसे होते हैं। एंटासिड जो होते हैं वो मूलतः क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। 96 नंबर सवाल है वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। वेलियम का उपयोग बच्चा पार्टी किसके रूप में होगा ये बताओ। ये उपशामक के रूप में होता है, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में होता है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। 97 नंबर सवाल है कि मोलरता को, यहाँ पे बच्चों अगर मोलरता हो तो मोल प्रति केजी, अगर मोलरता है तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, यानी कि मोल बट्टा में लीटर। ये बात है सर, लगा दो मोल बट्टा में लीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अगला बता के चलो 98 नंबर सवाल है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है। प्रथम नियम वाला है बच्चा पार्टी, आपने पढ़ा होगा m समानुपाती सर ct, तो m बराबर हमने लिखा था m बराबर ZCT आएगा, और z को कभी कभी m लिख देता है क्योंकि ये एक स्थिरांक है और जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आप याद रखिएगा, इसे लिखने में टाइम लग जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो ये बात आपको याद रखना है, m बराबर ZCT। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, अगर प्रथम नियम ये बन गया तो दूसरा नियम क्या बताओगे? दूसरा नियम भी पूछेगा बच्चों, तो क्या लगाओगे? M1/M2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2। ये दूसरा नियम है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है कि बाह्यतम विन्यास जो है 3d6 और 4s2 किसका होता है। किसका होता है बच्चों, बता के चलो जल्दी से। यही तो लोहा का होता है, परमाणु संख्या 26 वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, इसमें आएगा 3d6 4s2 होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि पोटास एलम का जलीय विलयन कैसा होता है। पोटास एलम का जलीय विलयन भैया अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके आज बताइएगा, और जितने बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम मैंने बता दिया, शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। और जितने बच्चे उस नोट्स को परचेज करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा। ओके बच्चों, इसका चार्ज मात्र 199 है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 707082 1685 नंबर पे। ओके बच्चों, चलो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। इस 100 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी करके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों यहां से प्रश्न बनने वाले हैं, मैंने बता दिया, और यहां से प्रश्न आएगा, जरूर आएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।